नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखेंगे। लग्न में गुरु हैं और अभी तो रहेंगे जून तक। ये उनका आखिरी महीना है जब वो वक्री होंगे। मार्च में वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनकी गति थोड़ी सामान्यता की तरफ जा रही है। तो ये फरवरी का महीना एक अच्छी चीज़ है कि गुरु थोड़े से अपने जो उनकी अति वक्रता है उससे निकलकर थोड़े से जो उनकी मार्गी अवस्था है उसकी तरफ अग्रसर होंगे। मैं हमेशा एक चीज़ बताई है कि कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता। अगर ग्रह वक्री होता है तो उससे पहले उसकी गति मंद होती है, फिर वो वक्री होता है। उसी तरह से जब ग्रह मार्गी अवस्था की तरफ जा रहा होता है तो उससे पहले या मार्गी होने से पहले वो थोड़ा सा अति वक्रता से निकलता है। तो यहाँ पे थोड़े से कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे जो बहुत अटक रहे थे। सेहत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, जो आपको नवंबर से प्रॉब्लम चल रही थी, और जीवन में थोड़ी सी उलझने जो थी वो कम होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, पर ये मत भूलिए कि गुरु आपके बाधकेश भी हैं, तो एकदम सब नहीं बदल जाएगा, लेकिन स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको अपने जीवन के हर एरिया में देखने को मिलेंगी। इसके बाद राशि परिवर्तन की तरफ चलते हैं। पहला जो परिवर्तन होगा वो आपके लग्नेश का ही होगा, बुध का। नवम में राहु के साथ जाके बैठ जाएंगे। भाग्य स्थान में है लग्नेश, तो भाग्य की वृद्धि तो होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे वो राहु के साथ हैं तो अचानक से भाग्य आपका साथ देगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जनवरी के मध्य से वो अष्टम में थे, तो जनवरी का महीना कुछ लोगों के लिए स्पेशली लेटर हाफ प्रॉब्लमेटिक गया होगा, लेकिन फरवरी का महीना लग्नेश की स्थिति बेटर होने के कारण काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। क्योंकि राहु के साथ हैं तो विदेश से लाभ, गुप्त धन की वृद्धि, जो बच्चे विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बुध कारक हैं स्टूडेंट्स के भी। और जैसा मैंने कहा, अचानक से भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। राहु जहां नवम में भाग्य को बढ़ाते हैं, केतु थोड़ा सा भाग्य अवरोधक हो जाते हैं। अगला जो गोचर है वो शुक्र का होगा, और शुक्र भी नवम भाव में ही आके आपके बैठ जाएंगे, और वो होगा 6 फरवरी को। अब शुक्र आपके पंचमेश हैं और आपके लग्नेश के साथ राहु के साथ बैठे हैं नवम भाव में। लक्ष्मी स्थान है, भाग्य स्थान है। लक्ष्मी भी आएगी, भाग्य भी आएगा और भाग्य भी साथ देगा। और क्योंकि 12वें घर के स्वामी शुक्र राहु के साथ बैठ गया, यानी कि भावेश और कारक साथ में बैठ गया, तो विदेश से तो बहुत बड़ा लाभ कोई आता हुआ दिख रहा है। विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे, विदेशी कंपनी में काम करते हैं एमएनसी आदि में, तो बहुत ही लाभ होगा। और हायर स्टडीज वाले बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं हायर स्टडीज के लिए, उनके लिए भी अच्छा है। भाग्य बहुत साथ देगा। शुक्र बुध राहु, यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए इस महीने आ सकती हैं जिससे आप भी अब तक परिचित नहीं थे। मतलब कि आपको अपने आप को तैयार रखना है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस महीने। इसके बाद होगा सूर्य का गोचर। यहां तक ठीक था, लेकिन हाँ, जैसे ही सूर्य यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ग्रहण दोष स्टार्ट हो जाएगा सूर्य राहु का। सूर्य चंद्रमा यदि राहु या केतु के साथ होते हैं तो ग्रहण दोष होता है।
जो खगोलीय घटना होती है वो बार बार नहीं होती, उसके लिए कुछ और भी चीज़ें अनिवार्य होती हैं। लेकिन सूर्य पर ग्रहण महीने साल में 2 बार लगता है, ग्रहण दोष की बात कर रहे हैं, एक एक महीने के लिए जब वो राहु या केतु के साथ होते हैं। चंद्रमा तो हर महीने 2.5 दिन राहु के साथ 2.5 दिन केतु के साथ होते हैं, तो वहाँ पे उन पे दोष लगता है, ग्रहण दोष। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी क्योंकि नवम में सूर्य आगे राहु के साथ, तो बॉसेस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, पिताजी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि सूर्य तीसरे घर के स्वामी है तो भाई बहनों से भी मतभेद हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा, जो खगोलीय घटना होती है वो अमावस्या पे लगता है, तो जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते तभी अमावस्या होती है। नवम भाव में इस ग्रहण का लगना बहुत अच्छा नहीं, ये पिताजी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। अगर आपके फादर को ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज हैं, केयरफुल रहें। कुछ लोगों की जॉब सडनली जा सकती है क्योंकि 10वें से 12वें में ये योग बन रहा है। अचानक से कुछ मैनेजमेंट में बदलाव आए या कंपनी टेक ओवर हुआ, मर्ज हुआ या कुछ लॉसेस हुए, तो जॉब जा सकती है कुछ लोगों की। जिनकी कुंडली में बहुत बुरे योग हैं उनको, अब ऑब्वियसली सबको कुंडली देखना नहीं आती, लेकिन देखिए कंपनी के हालात कैसे हैं तो उसके हिसाब से अपने आप को केयरफुल रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवम भाव भी एक स्थिरता का भाव है। नाड़ी ज्योतिष में नवम भाव अगर अच्छा है आपका, कहते हैं, तो स्थिरता रहती है जीवन में। और सत्यता ये भाग्य अगर अच्छा है तो स्थिरता रहती है। तो यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना, यानी कि जो महीना एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट हुआ था वो ग्रहण दोष के बाद से दिक्कतों में आता हुआ दिख रहा है। इसमें लग्नेश भी होंगे जब ग्रहण लगेगा, उन पर ग्रहण नहीं लगता लेकिन ग्रहण में इन्वॉल्व है, तो सेहत भी बिगड़ सकती है। चौथे घर के स्वामी है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, घर में कलह कलेश। यहाँ पे शुक्र भी होंगे जो 12वें घर के स्वामी है, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से, और क्योंकि सारे ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं तो आपको गुस्सा भी बहुत रहेगा, जल्दबाजी भी बहुत रहेगी, भाई बहनों से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। और रही सही कसर, मंगल पूरी कर देंगे, अंगारक योग बनाएंगे, तो नवम भाव, चंद्रमा तो आगे जा चुके होंगे तब तक, लेकिन नवम भाव में इतना सब कुछ हो रहा है। फिर से कहूँगा, अगर आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हैं बहुत केयरफुल रहें, बॉसेस से बहुत बच के रहें, कंपनी में अगर बुरे हालात हैं ध्यान दें। और सबसे कष्टकारी तो महीने का अंतिम भाग होगा जब 26 फरवरी को बुध ही वक्री हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज, सडन अप्स एंड डाउन्स, अचानक से ऐसी कोई दिक्कत आ जाना जिससे या जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। तो जैसे मैंने कहा, ये महीना शुरुआत तो बहुत अच्छी देगा लेकिन मध्य भाग के बाद से चीज़ें एकदम बदल जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं। चेंजेस लाना चाहते हैं कुछ, बहुत अच्छा महीना। शुरुआती भाग में पेशेंस काम आएगी, इंट्यूशन अच्छी रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कुछ अच्छे चॉइसेस लेने को मिलेगी। कई चीज़ें जो मिस्टीरियस थी, समझ नहीं आ रही थी, वो सॉल्व होंगी। ये ज़्यादा चीज़ें महीने के पहले हाफ में होंगी। फोकस भी बढ़ेगा, सक्सेस भी आएगी, गाइडेंस भी मिलेगी और अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, लोगों का आपके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। नेगेटिव, खर्चा बहुत होगा, आप कहीं कहीं और बहुत ओवर क्रिएटिव हो जाएंगे, कहीं कहीं ओवर शेयर करेंगे आप चीज़ों को, घर की बातें बाहर बताएंगे, उसका बुरा प्रभाव। और कई जगह पे बहुत कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे जिसके कारण अपने अच्छे खासे जीवन को भी हम खराब कर लेते हैं। और गलत लोगों के प्रति आकर्षण, गलत चीज़ों के प्रति आकर्षण भी इस महीने तंग करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा कष्टकारी रूप ले सकती हैं। जैसा मैंने कहा कि ये महीना मिश्रित स्वभाव का, मिश्रित प्रकार का दिख रहा है मिथुन के लिए। करियर की तरफ चलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में भी कहा था कि आपके 10वें घर के जो स्वामी हैं गुरु, वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। मार्गी तो मार्च में होंगे, लेकिन जो बहुत दिक्कतें आ रही थी करियर में, अनसर्टेनिटी आदि, वो थोड़ा कम होगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं इस महीने जो परेशानी को बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, दशमेश का थोड़ा स्थिरता प्राप्त करना दिखाता है कि चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। शनि 10वें घर में बने रहेंगे और वो अष्टमेश है, इसके कारण थोड़ी इनसिक्योरिटीज तो करियर में रहती ही हैं। पहला जो गोचर होगा वो लग्नेश का ही होगा, बुध का, और वो नवम भाव में आकर बैठ जाएंगे। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा सा बॉसेस से मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। 6 तारीख को शुक्र का गोचर भी यही दिखाता है कि कुछ लोग जानबूझकर आपके और आपके बॉसेस के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आपको कुछ बोलेंगे और आपके बॉसेस को जाकर आपके बारे में बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा कह रहे हैं। इसकी संभावना बहुत है, इसलिए क्लैरिफाई कर लीजिएगा चीज़ों को।
जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में कहा था, ग्रहण लग रहा है 13 तारीख को सूर्य का गोचर सूर्य ग्रहण का या ग्रहण दोष स्टार्ट कर देगा। 17 तारीख को जब ग्रहण लगेगा, ये यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये भाव जो है नवम, ये 10वें से 12वां भाव है। जॉब लॉस में इसका बहुत योगदान होता है। अगर ये भाव बहुत प्रभावित है, कई कुंडलियों में देखता हूं मैं कि 10वें भाव के स्वामी, अभी रिसेंटली देख रहा था 10वें भाव के स्वामी 12वें घर में, मैंने उनसे पूछा कितनी आपकी, और कुछ और भी योग था, अष्टम के स्वामी या तो साथ में बैठे थे दृष्टि, तो मैंने उनसे पूछा कितनी जॉब चेंज हुई आपकी इन टोटलिटी। आई थिंक 35 के आसपास होगी उनकी एज। तो उन्होंने कहा कि करीबन 7 जॉब चेंज हो चुकी है। बताइए, मान के चले कि 22-23 में भी व्यक्ति काम करना शुरू करता है, औसतन हम यही मानते हैं 22-23 में काम करना शुरू करते हैं, तो 12 साल में 7 जॉब, यानी कि करीबन हर 1.5-2 साल में एक जॉब चेंज करना। तो नवम भाव अगर ऐसा कुछ योग होता है तो जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, और जॉब जाने के भी योग इस प्रकार से, अगर इतना प्रभाव हो रहा है तो जॉब सडनली जा भी सकती है। जैसे मैंने कहा था कि इस महीने के मध्य भाग के बाद कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन रहे हैं, जिनकी कुंडली में अच्छा समय नहीं चल रहा, कंपनी में अच्छा समय नहीं चल रहा, तो उनको बहुत सचेत रहना है। बॉसेस आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे इस महीने में। मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे। प्रॉब्लम है कि 23 तारीख को मंगल भी आपके नवम भाव में ही आ जाएंगे। चंद्रमा तो आगे जा चुके होंगे, लेकिन 23 को मंगल यहाँ पे आके अंगारक योग बनाएंगे। काम का प्रेशर आदि तो बढ़ेगा, लेकिन फिर से मैंने कहा उग्रता, सडन चेंजेस। अगर आपके कंपनी में रिसेंटली मर्जर हुआ है या कुछ और हुआ, एक्विजिशन हुआ है, बहुत केयरफुल रहेगा। जॉब जाने के योग बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। और रही सही कसर 26 तारीख को बुध पूरी कर देंगे, वो वक्री हो जाएंगे। तो बुध वक्री ग्रह का प्रभाव नवम पर, या तो ट्रांसफर्स भी कुछ लोगों के सडनली हो सकते हैं। एक कहते हैं ना कि डिग्रेडेशन हो गया, कि आपको किसी छोटी पोस्ट पे डाल दिया गया, या आजकल कई ऐसे, मुझे एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा, वो कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम आपको रखेंगे। एग्जैक्टली कुछ टर्म होती है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम आपको 2 महीने या 3 महीने के पीरियड पे डाल देते हैं, फिर बोलते हैं अगर आपका अच्छा रहा परफॉर्मेंस तो हम आपको रखेंगे, वरना फिर आपको निकाल देंगे। तो उस प्रकार की चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। थोड़ा सा सचेत रहिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को सुधारने के बारे में सोचना पड़ेगा। सुधारने से रेदर बेटर शब्द कहूँगा, बेटर करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम है, आपको अपग्रेड अपनी स्किल को करना पड़ेगा। यूजफुल रहिए, रीअसेस कीजिए, फोकस बहुत रखना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और वहीं से आएगा जब आपको पता होगा कि आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगी इस महीने, स्पेशली मध्य भाग के बाद, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए। डिसाइसिव होके ही काम कीजिए। जहाँ पे श्योरिटी नहीं है वहाँ पे किसी से सलाह लीजिए। प्लानिंग के साथ काम कीजिए, और अगर लग रहा है कि भाई कोई गड़बड़ हो रही है आसपास, तो प्लान बनाइए कि कैसे चेंज लाएं या कैसे जॉब बदलें। सबसे बड़ी चीज़ कहूँगा कि इस महीने आपको ना अपनी गलतियाँ बहुत दिखेंगी, और ये अच्छी चीज़ भी होती है। कभी कभी हमें लगता है नहीं कि हम कुछ गलत कर सकते हैं। जजमेंटल कमेंट बिल्कुल पास मत कीजिएगा। और ये महीना अगर आत्ममंथन पे देते हैं करियर में कि भाई लेट्स से कि सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में आप देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। रिसेंटली आप देखेंगे कि एक सर्वे आया कि जिसमें इंडिया में जो आईटी कंपनी जो हज़ारों लाखों हायरिंग करती थी, आज शायद बहुत कम उन्होंने हायरिंग करी है इस वर्ष अब तक, या जितना पिछला फाइनेंशियल ईयर था। तो चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो मे बी आपको अपने आप को बदलने के बारे में विचार करना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, आईटी आदि से संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, तो ये वो हाई टाइम है जहाँ पे आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप मिथुन लग्न वाले हैं, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। और ये महीना ऐसा है जहाँ पे वो चीज़ आपको रियलाइज़ भी होगी, और वो बदलाव लाने का आपको मौका भी प्राप्त होगा। मध्य भाग के बाद थोड़ा कष्टकारी है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छी चीज़ यह है कि आपके सप्तमेश, जैसे मैंने कहा, थोड़ी सी स्थिरता प्रदान होगी उनको। मार्च में मार्गी हो जाएंगे, तो जो बहुत अस्थिरता आ रही थी वो दूर होगी। केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव भी है, तो थोड़े काम अटकेंगे जो अभी भी अटक रहे होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, सप्तमेश गुरु, उनकी स्थिति थोड़ी सी स्थिरता की तरफ जा रही है, यानी कि काम अब थोड़े बनने शुरू होंगे इस महीने। महीने का शुरुआती भाग ठीक है, क्योंकि सप्तम से धन स्थान में बहुत सारे ग्रह होंगे, जिसमें आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी शुक्र भी हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी मंगल भी होंगे, स्वयं आपके लग्नेश भी होंगे।
ये अच्छा है। ग्रहों के गोचर की तरफ चले, जो पहला गोचर बुध का होगा, जो राहु के साथ आकर 3 तारीख को नवम भाव में बैठ जाएंगे। अच्छा है, कुछ नया काम मिल सकता है, विदेश से काम मिल सकता है, कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं। फिर शुक्र का गोचर होगा 6 तारीख को। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, कोई लोन चाहिए था अपने कार्य क्षेत्र में, सॉरी अपने बिजनेस में, वो भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। फिर 13 तारीख को सूर्य का गोचर होगा। सूर्य क्योंकि आपके सप्तम से नवम के स्वामी हैं और सप्तम से तीसरे में बैठ जाएंगे, तो कोई सरकारी काम अगर अटक रहा छोटा मोटा, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे सूर्य राहु के साथ हैं और 17 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण दोष तो स्टार्ट हो गया, तो ठीक है, कोई पुराना सरकारी कार्य आपका पूर्ण हो सकता है, लेकिन कोई सरकारी प्रॉब्लम में नहीं फंस भी सकते हैं। मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है और काम बहुत आपके सरकार से संबंधित जो है वो अटकने लग सकते हैं। मतलब कि कोई लाइसेंस आपका आपने अप्लाई करना है, तो कोशिश करिए जो भी आपको सरकारी कार्य करना है ना, वो 13 तारीख से पहले कर ले। लेट्स से कि आपको कोई लाइसेंस अप्लाई करना है, कोई परमिशन चाहिए, कुछ और प्रॉब्लम है, उसको 13 तारीख से पहले ही निपटा लेंगे तो अच्छा है। फिर 23 तारीख को मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब सप्तम से तीसरे में इतने सारे ग्रह होना बुरा नहीं होता, उपचय भाव है तो काम आगे बढ़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, बस ये कहूँगा कि अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप वाला है तो पार्टनर से थोड़ा ध्यान दें। अगर आपका बिजनेस लॉजिस्टिक्स से संबंधित है, रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, तो भी आप थोड़ा सा केयरफुल रहें क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। 26 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, जो अंकित करता है कि आप कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय ले सकते हैं महीने के अंत में। इसलिए महीने के अंतिम भाग में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचें। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना बहुत नए नए ऑफर्स आपके लेके आएगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपके बिजनेस की, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी आपके बिजनेस की, अच्छी न्यूज़ आएगी, बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, बृहस्पति के अवस्था थोड़ी ठीक हो रही है, उसके कारण इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, भाग्य बहुत साथ देगा, आप अपने बिजनेस को और बेटर कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक होप जागृत होगी कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं। बहुत कुछ समझने का, जानने का मौका भी आपको इस महीने प्राप्त होगा। तो ये महीना, जैसे मैंने कहा, बहुत विशेष दिख रहा है बिजनेस के लिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, जहाँ तक इनकम की बात है, ठीक ठाक महीना है। अष्टम में इतने सारे ग्रह रहेंगे जिसमें से लाभेश भी है, तो ये अचानक, और वो उच्च के होंगे, मंगल की बात कर रहे हैं। शुक्र भी अष्टम में है, फिर ये सारे ग्रह लक्ष्मी स्थान में जाएंगे तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक हैं, अंतिम 10 दिन भी ठीक है। बीच के 10 दिन में बस जब ग्रहण लग रहा है 17 तारीख को, वहाँ पे केयरफुल रहेगा। उसके 2-3 दिन इधर, 2-3 दिन उधर, वरना ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए ठीक ही है। खर्चे तो भयंकर होने वाले हैं इस महीने, बहुत खर्चे, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा कहाँ बह रहा है। छोटे छोटे खर्चे हों, बड़े खर्चे हों, पर अधिकतम वैसे खर्चे होंगे जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। अब हमें पता है कि भैया हमारे घर का खर्चा एक महीने का 40,000 है, फॉर एग्जाम्पल। 40 के अगर 45 चले जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब 40 का 60,000 हो जाता है, जिनकी इनकम लिमिटेड है उनको परेशानी होगी ऑब्वियसली। तो ऐसा ही महीना है, कई खर्चे एक साथ आ जाएंगे। हो सकता है बिजली का बिल आपका ज़्यादा आ जाए जितना आप एंटिसिपेट कर रहे थे। मंगल राहु के साथ ज्वाइन करेंगे इस महीने के अंत में, तो बहुत चांसेस है आपकी व्हीकल या आपका कोई बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खराब हो जाए। घर में वृद्ध सदस्यों की तबीयत बहुत खराब रहेगी अगर आपके हैं। संतान की तबीयत, बच्चे अगर आपके घर में, स्पेशली छोटे बच्चे, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उन पर खर्चा होगा। धार्मिक चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा, यात्राएं बहुत होंगी, उन पर खर्चा होगा। कम्युनिकेशन की जो चीज़ें होती हैं, फ़ोन आदि होते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो खर्चे इस महीने आपके बहुत ज़्यादा, और जैसे मैंने कहा, ऐसे खर्चे जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, वैसे खर्चे इस महीने ज़्यादा होंगे, जो ऑब्वियसली हमें अनकंफर्टेबल करते हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत चांसेस नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसके कारण बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी। नए रिलेशनशिप के चांसेस या तो शुरुआती 10 दिन तक हैं या अंतिम 10 दिन, या कहिए 20 तारीख के बाद का जो समय है, बीच में ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, अनिश्चितता से भरा समय जाएगा। सप्तम भाव पर वक्री गुरु और राहु की दृष्टि रहेगी। सप्तमेश शुक्र पहले अष्टम भाव में रहेंगे, जो अनिश्चितता दिखा रही है। फिर शुक्र का जो गोचर होगा, पहले तो बुध का गोचर 3 तारीख को हो जाएगा राहु के साथ, पंचम से पंचम में होंगे तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी। फिर शुक्र का गोचर, जो पंचम यानी कि कहिए रिलेशनशिप के भाव के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं, उनका भी राहु के साथ बैठना बहुत ट्रस्ट इश्यूज दिखाता है।
इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 13 तारीख को, फिर से पंचम से पंचम में सूर्य यानी कि विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रह, यहाँ पे दूरियां बढ़ेंगी। फिर चंद्र सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या को, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं। फिर अगर देखें 23 तारीख को मंगल का गोचर, उग्रता परिपूर्ण रहेगी और महीने के अंत में बुध वक्री हो जाएंगे। ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह, चंद्रमा तो आगे निकल जाएंगे 18 तारीख के बाद, लेकिन इतने सारे ग्रह जिसमें से लग्नेश वक्री हो जाएंगे, राहु का प्रभाव है पंचम पर, राहु और गुरु का प्रभाव, जिसमें गुरु वक्री भी है, आपके बाधकेश भी है। ये महीना रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। कई लोगों के ब्रेकअप इस महीने होंगे, कई लोगों का आकर्षण दूसरे लोगों के प्रति जाएगा। विशेष प्रेक्षण, ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, आपको कमियां दिखने लग जाएंगी अचानक आपके पार्टनर में। ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्यार में, कैसे कहते हैं ना, प्यार में अंधे हो जाते हैं। तो कभी कभी जब हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशियल टाइम होता है या हम बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं, तो हमें अपने पार्टनर की गलत चीज़ें नहीं दिखाई देती। कभी कभी होता है कोई बोलता भी है कि तुम्हारे जो पार्टनर है वो ऐसा करते हैं ऐसे करते हैं, पर व्यक्ति जो प्यार में है वो उस चीज़ को नहीं मानता। यहाँ पे क्या होगा, आपके आंखों के सामने से वो भ्रम का पर्दा हटेगा। बहुत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, महीने के मध्य भाग के बाद बहुत ब्रेकअप्स भी होंगे, चीज़ें खराब भी होंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार बहुत उदास आप महसूस करेंगे, पेशेंस की कमी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को सुलझाने का प्रयत्न नहीं होगा, और जितना होगा भी वो कारगर नहीं होगा। जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट इस महीने रिलेशनशिप में दिख रहा है। बहुत अच्छा महीना तो नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कष्टकारी महीना है। सिंपल कारण यह है, सप्तम भाव को अगर आप देखेंगे, शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि, वक्री गुरु की दृष्टि, मंगल दोष 23 तारीख तक रहेगा। उससे पहले भी देखिए, अष्टम जो मांगल्य स्थान है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रह हैं। तो ये महीना प्रथम दृष्टिया ही दिख रहा है कि बहुत ईजी नहीं जाएगा। गुरु वक्री भी हैं, ठीक है, थोड़ी स्थिरता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शनि केतु का प्रभाव भी सप्तम पर है। पहला जो गोचर होगा वो बुध का होगा। 3 तारीख को राहु के साथ जब बैठेंगे, तो क्योंकि लग्नेश है, सप्तम से सप्तम के स्वामी है, तो एक अपूर्णता का भाव आएगा मैरिड लाइफ में। शुक्र का गोचर बहुत ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बिना किसी कारण के डिसकंटेंटमेंट आएगा 6 तारीख से। फिर सूर्य का गोचर 13 तारीख को, ये तो बहुत उग्रता लेकर आ जाएगा। 17 को ग्रहण सप्तम से तीसरे में, यानी कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, इन लॉस का बहुत इन्वॉल्वमेंट, पैसों को लेकर झगड़ा। और फिर 23 तारीख को मंगल का आना, यानी कि उग्रता की चरम सीमा। ये महीना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। महीने के अंत में बुध भी वक्री होंगे, यानी कि कोई बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन के कारण मैरिड लाइफ में भूचाल सा आ सकता है। तो बहुत शुभ महीना नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन कम बोलिएगा, अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके पार्टनर को भी कुछ दिक्कत हो आपसे, उसको जानने की कोशिश कीजिए। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और इस महीने भी होंगी। सॉरी कहना, अपॉलॉजी मांगना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, वो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी। कॉन्फ्लिक्शन बार बार होंगी, कन्फ्यूजन बार बार होंगी, एक दूसरे की फैमिली को इन्वॉल्व किया जाएगा, और कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन रहेगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की। इसलिए महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। मैरिड लाइफ में तो मैं कहूँगा बहुत सचेत रहिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये महीना ऐसा है जिनकी कुंडली, कभी भी देखिए एक ग्रह सेपरेशन नहीं करवाता कि बोल देना कि सप्तम में केतु है तो सेपरेशन हो जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम हाँ दे सकता है सप्तम का केतु, अधिकतम अगर कुंडली में सप्तम में केतु है, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज आते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो ही सेपरेशन करेगा। पर जब इतना कुछ होता है, ये हम गोचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली भी खराब है, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। देखिए, कुंडली खराब होगी यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत चल रही होगी। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कुंडली मिलाते नहीं है ढंग से, क्या बोलते हैं उसको, कि गुण मिलान कर लिया और हो गया कुंडली मिलान, नहीं, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। और कई लोग तो इवन, ये बात मैं कई बार बताता हूँ, इवन अगर आपका लव मैरिज भी है ना, कुंडली मिलवाया कीजिए, ताकि एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खैर, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ पे बहुत परेशानी दिख रही है। और जैसा मैंने कहा, इस महीने जो ज़्यादा दिक्कत है वो है मिसकम्युनिकेशन,
धन को लेकर प्रॉब्लम, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट और इन लॉज, एक दूसरे की फैमिली मेंबर्स, ये चीज़ें इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। तो अच्छा महीना तो नहीं दिख रहा वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स, पूरा महीना बहुत अच्छा है वैसे देखा जाए तो। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में बस एक ही दिक्कत है, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बाकी महीना ठीक है। वैसे स्टूडेंट की बात करें तो पंचम के स्वामी शुक्र हैं और बुध कारक हैं। अब इन दोनों का ही गोचर नवम भाव में हो जाएगा, पंचम से पंचम में, जो अच्छा है। 3 तारीख को बुध और शुक्र 6 तारीख को, बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। लेकिन प्रॉब्लम है राहु, ये दोनों ही राहु के साथ, यानी कि राहु क्या कहते हैं, भ्रमित करते हैं। राहु ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुझे सब कुछ आ गया, यानी कि जो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी थी। और क्योंकि बुध यहाँ पर कारक हैं और बुध यहाँ पे लंबे टाइम तक रहेंगे क्योंकि वक्री भी हो जाएंगे, तो फोकस की दिक्कत आएगी। तो अपने फोकस को बनाकर रखिए, अन्यथा ये महीना ठीक ही दिख रहा है। सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे 13 तारीख को, फिर ग्रहण भी लगेगा 17 तारीख को। तो ग्रहण के आसपास थोड़ा केयरफुल रहेगा, वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जो आपके हाथ से बाहर हों, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। फिर मंगल का 23 तारीख को यहाँ पे आना, पंचम से पंचम में इतने सारे ग्रह थोड़ा पथ भ्रमित करते हैं, लेकिन योग इतने बुरे नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत खराब होगा। बस जैसे मैंने कहा ना कि 17 तारीख के आसपास, या लेट्स से कि आपका महीने के मध्य भाग में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी प्रिपरेशन पहले कर लीजिएगा, एंड मौके पर आके मत कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा और थोड़ा गुस्से से बचिएगा, क्योंकि इस महीने गुस्सा भी आपके अंदर बहुत रहेगा और उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कम बोलिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, ऑब्स्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे उनको दूर करिए। अभी लगता है कि बहुत छोटी छोटी कमियां हैं जो मिलकर आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अपना रास्ता क्लियर करिए, मेंटली अपने आप को क्लियर बनाइए, मतलब कि कुछ ऐसा करिए जो आपको मेंटली स्ट्रांग करे। गाइडेंस लीजिए बड़ों से, और अपने पॉजिटिव्स को तो समझिए ही, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को समझ कर ना उनको ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको बहुत कुछ अपने बारे में जो कमियां हैं वो ज्ञात होंगी, और ये बहुत अच्छा होता है। तो बुरा महीना तो नहीं कहूँगा, बस जो मैंने फोकस आदि की बात करी थी उस पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से फूड इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, बीपी के इश्यूज, इंटेस्टाइन तो मैंने कहा, स्किन डिसऑर्डर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें इस महीने ज़्यादा तंग करेंगी। शुरुआती 10 दिन भयंकर एसिडिटी, फीवर, बॉडी में हीट जनरेट होना, एंग्जाइटी, कोई मानसिक विकार है उसका बढ़ना। बीच के 10 दिन में पुनः मानसिक विकार दिख रहे हैं, एंग्जाइटी, नसों की प्रॉब्लम, नींद ना आना, बॉडी में बहुत वात का बढ़ जाना, दर्द बहुत रहना। अंतिम 10 दिन में फिर से एसिडिटी, जिनको डायबिटीज से बहुत परेशानी रहेगी। आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाइएगा, मीठे पान का भोग लगाइएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा और केसर युक्त खीर का भोग लगाइएगा। गणपति एक ऐसे देवता हैं जो उनको भोजन प्रिय है, तो उनको जितना भोग लगाएं उतना अच्छा है। उनको लंबोदर कहा जाता है, जिनका लंबा है उधर, तो एक ऐसे देवता हैं जो बहुत प्यार से भोजन को ग्रहण करते हैं, तो उनको अवश्य भोग लगना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का भोग लगाइए। वहीं पर बैठकर 2 घी के दिए अर्पण करें, जिसमें एक इलायची का दाना डाल दीजिएगा। फिर वहीं पर बैठकर आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके उस मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में कर लीजिएगा, जब समय मिले तो दक्षिणा दे के आ जाइएगा, निकाल के रख लीजिएगा। कोशिश कीजिए उपाय मंदिर में जाकर करें। मैं हर बार कहता हूँ, मंदिर में उपाय करने की विशेषता अलग होती है। अगर आप भारत में रहते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई ही जगह होगी जहाँ पे आसपास मंदिर ना हो, कुछ हो सकते हैं, लेकिन हाँ विदेश में है तो अलग चीज़ है कि भाई वहाँ पे तो इवन कई जगह पे मंदिर बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन अगर इंडिया में, तो कोशिश कीजिए कि मंदिर जाके उपाय करें, क्योंकि उसकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है। इवन मंत्र जाप कोई होता है, अगर आप ऐसी जगह पे करें जहाँ पे मंदिर है, मंदिर का कोई ऐसी साधना क्षेत्र है या शिवलिंग स्थापित है, क्या अलग अलग जगहें बताई गई हैं, तो वहाँ पे उसका लाभ बहुत मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए मंदिर जाके करें। और दूसरा उपाय, आपको शिवलिंग का गंगा जल और
गुलाब जल से अभिषेक करना है, चंदन का विलेपन करना है, पीले रंग और सफेद रंग के पुष्प अर्पण करके हलवे का भोग लगाना है महादेव को, और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में चावल का दान करना है। ये उपाय कर लीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।